आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ योगा। कि योग क्यों। हमने वाई योगा तो जान लिया। सबसे पहले हमने ये जाना कि योग है क्या। योग की अलग अलग डेफिनेशंस, परिभाषाएं हमने जानी कि योग युज शब्द से बना है। युज का शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। उसके बाद हमने जाना पिछले दो क्लासेस में कि हमें योग की क्यों जरूरत है, या योग करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, या योग करने से हमें क्या फायदा होगा। तो इसका भी जवाब हमें मिल गया। अब हम आते हैं बेसिस ऑफ योगा। योग का सिद्धांत क्या है, योग कार्य कैसे करता है, योग आपको अपने आप से जुड़ा हुआ कैसे रखता है। तो वो आज हम के सत्र में जानेंगे कि योगा का बेसिस क्या है। तो ये कहा गया कि योगा का बेसिस है सर्च ऑफ हैप्पीनेस। मनुष्य की एक यात्रा है। वो कैसा भी जीवन क्यों ना जी रहा हो, उसे हमेशा एक अनंत प्रसन्नता की तलाश होती है। और उस प्रसन्नता को वो कभी कुछ परिभाषित करता है, कभी कुछ परिभाषित करता है। कि हर उम्र के साथ प्रसन्नता की परिभाषाएं बदलती जाती हैं। जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं तो एक चॉकलेट और पेंसिल प्रसन्नता देती है। वही हमारी अनंत संपत्ति होती है। कोई हमारी पेंसिल चुरा ले तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उम्र बढ़ती है तो उसके साथ प्रसन्नता के मायने बदल जाते हैं। पर ताउम्र हर मनुष्य प्रसन्नता की तलाश कर रहा होता है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमें, घर के बड़े कहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, योग करना चाहिए। तो हम सवाल पूछ बैठते हैं कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, क्या होगा मंदिर जाने से, वहां तो एक मूर्ति ही तो है। चर्च जाने से क्या होगा, वहां पर कैंडल जलाने से क्या होगा, वहां पर एक मूर्ति ही तो है। योगा करने से क्या होगा। तो जो ये सवाल है कि क्या होगा और कैसे होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज तक हम सभी यही मानते आए हैं कि जो हैप्पीनेस है वो वस्तुओं में छिपी हुई है। वस्तुएं हमें हैप्पीनेस देती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हैप्पीनेस जब हम छोटे थे तो चॉकलेट्स में थी, डॉल्स में थी, पेंसिल्स में थी, बॉक्स में थी, कंपास बॉक्स में थी। पर समय के साथ वो बदलती चली गई। लोग आज भी प्रसन्नता के मायने कहीं ना कहीं वही सोचते हैं कि अपना मनपसंद खाना खाना, बरसात के दिनों में कुछ तले हुए पकवान खाना, अच्छी किताबें पढ़ना, पार्टी में जाना, मूवी को देखना। ये सारी चीजें हम प्रसन्नता का स्वरूप समझते हैं। जब ये दो लोग आपस में बड़े खुश होते हैं तो आपस में बात करते हैं, चलो पार्टी करते हैं। एक कॉमन बात प्रसन्नता को लेकर है कि चलो पार्टी करते हैं। तो हम लोग ये मान बैठे हैं कि प्रसन्नता वस्तुओं में है। इसलिए जिस दिन मैं नया ड्रेस पहनता हूँ उस दिन बड़ा प्रसन्न घूमता हूँ, आहा। और बड़ा कॉन्शियस भी रहता हूँ कि आज मैंने नया ड्रेस पहना है। नई घड़ी पहनता हूँ तो बार बार हाथ पर ऐसे कलाई पर अपना हाथ घुमाता हूँ, पूछता हूँ टाइम बताऊँ क्या। और उसको टाइम जानने की इच्छा नहीं है, पर आप बताना चाहते हो, बट टाइम नहीं बताना चाहते। आप दिखाना चाहते हो मेरे पास नई घड़ी है। तो हर नई वस्तु आने से हमें प्रसन्नता मिलती है और हम खुश हो जाते हैं। पर क्या कुछ दिनों बाद वही प्रसन्नता उसी घड़ी के साथ बनी रहती है, उसी ड्रेस के साथ बनी रहती है। 15 दिन बाद आप वही कपड़ा वही घड़ी पहनते हो तो क्या आपको वो उतनी ही प्रसन्नता देती है। तो 15 दिन पहले प्रसन्नता क्यों, और 15 दिन बाद प्रसन्नता कहाँ चली गई। तो 15 दिन के बाद नया चाहिए। तो नया था तब तक अच्छा लग रहा था, और जब
पुराना हो गया तो हमारे लिए वो सामान्य हो गया, सामान्य हो गया तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। पर ये कोई रूल है, ये एक गोल्डन रूल है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा रूल है जिसके कारण से जब वस्तुएं नई होती है तब तो बहुत आकर्षण देती हैं, तब तो बहुत अच्छा फील कराती हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वही वस्तुएं आनंद नहीं देती हैं। तो ये कोई गोल्डन रूल है, इस गोल्डन रूल को हम आज आगे जानेंगे। अगर लोग ये मानते थे कि हैप्पीनेस जो है वो वस्तुओं में है, कि जब मेरे पास जीवन में सारे सुख संसाधन होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, बहुत पैसे होंगे, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसा हम मानते आए हैं, ऐसा हमारे अंदर की परिभाषा है कि एक दिन जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं बहुत खुशी खुशी जीवन बिताऊंगा। तो सेटल तो हो जाते हैं बट फिर खुशी की तलाश चलती ही रहती है। तो ये क्या है? हमने तो मान रखा था कि जब मेरे पास सुख संसाधन के सब वस्तु आ जाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। आप तो आ गए, पर मैं अब प्रसन्न क्यों नहीं? फिर अब मुझे किस बात का दुख है? अब मैं क्यों तकलीफ में? एक उदाहरण देखा गया कि अमेरिका जो है वो शुरू से काफी प्रतिष्ठित और डेवलप्ड कंट्री रहा। तो यूरोप के कुछ लोग सामूहिक रूप से अमेरिका पहुंच गए, यूरोप छोड़ के। और उनके उद्देश्य था, उनका सपना था कि वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाए, सबकी वही इच्छा थी। तो उन्होंने वहां काम करना शुरू किया, धीरे धीरे उनके पास बहुत धन आया और धीरे 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 उनके पास वो सब वस्तुएं आ गई जिसका वो डिजायर करते थे। बड़ा घर पे वो रहने लगे, उनके पास गाड़ियां थी, उनके पास अच्छा खाने के लिए था, सब कुछ आ गया उनके पास। पर जब उन लोगों से देखा, पूछा गया कि भाई अब तो आप बहुत प्रसन्न होंगे, अब तो सब कुछ है आपके पास, आप तो इतने अच्छे घर में रहते हैं, सब कुछ है आपके पास। तो वो कहते हैं नहीं, पता नहीं, प्रसन्नता तो नहीं हो रही है, कुछ तो ऐसा मिसिंग है, ऐसा लग रहा है तो सब कुछ पर फिर भी लग रहा है कुछ तो मिसिंग है। जब उनके जीवन में विलासता आ गई, कंफर्ट्स आ गए, केयर आ गया, तो शारीरिक श्रम कम हो गया। तो शारीरिक श्रम कम होने से शरीर भोजन तो करे पर शारीरिक श्रम ना करे, तो धीरे धीरे शरीर आलस्य से भरते भरते बीमारियों से भरने लगा। और डायबिटीज, ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब की शुरुआत हो गई। तो अब वो तो सोचे थे कि जब हमारे पास सब कुछ आ जाएगा तो हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, तो आ गया। अब प्रसन्न होने की बजाय वो तो बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ये देखने को मिला कि उनके बच्चे क्या करें करके ड्रग्स का उपयोग करने लगे, और ज्यादा हो गया तो गन खरीद के रख लिए, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं बंदूक लेके घूम रहे हैं अमेरिका में। किसी से कोई भी ऐसा ज्यादा बातचीत हो गई, नहीं समझ में आ रहा है तो उड़ा दिए। तो क्या डेवलप हो गया? हैप्पीनेस लेने गए थे, हैप्पीनेस तो मिली नहीं, पर बल्कि और बीमारियां शुरू हो गई। डायबिटीज हो गया, ओवरवेट हो गया, अस्थमा हो गया, ड्रग स्टार्ट हो गया, गन कल्चर स्टार्ट हो गया। तो ये जो लोगों का विचार था कि सब कुछ जीवन में आएगा तो प्रसन्न रहेंगे, ये तो झूठा साबित हो गया। सब वस्तुएं मिल गई, मेरे घर टीवी है, मेरे घर फ्रिज है, मेरे घर माइक्रोवेव ओवन भी है, मेरे यहाँ एसी भी है, मेरे यहाँ कार भी है, पता नहीं पर मैं प्रसन्न नहीं हूँ, ऐसा वहां के लोग सोचने लगे। तो क्योंकि उनका वो भ्रम टूट गया कि वस्तुओं में प्रसन्नता है, वो भ्रम टूट गया उनका। सोचते थे कि वस्तु में प्रसन्नता है, पर भ्रम टूट गया। दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे शायद आप और अच्छे से कोरिलेट कर पाए, कि वास्तविक प्रसन्नता को जानने के लिए
कि वास्तविक प्रसन्नता है क्या। उसको जानने से पहले हमें कुछ उदाहरण लेने पड़ेंगे। पहला उदाहरण मैं यहाँ लूंगा आपको रसगुल्ले का, ठीक है। तो मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो आपके दूसरे मित्र ने आपके लिए एक मटकी रसगुल्ला ले आए, बोले हमारे मित्र को बड़ा पसंद है, इन्हें खिलाएंगे। और उन्होंने आपको खिलाया। आपने पहला रसगुल्ला खाया, आहा अनंत आनंद, मजा आ गया। दूसरा खाया और आनंद, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपके मित्र ने कहा कि और खा लो, आपको तो बहुत पसंद है रसगुल्ला, बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो छठवें सातवें में अब आपके अंदर से आवाज आने लगी, नहीं नहीं बस अब तो नहीं खा सकते। आठवां मन मार के खाया। फिर फ्रेंड ने बड़ा फोर्स किया, नहीं ये नौवां दसवां तो खाना ही पड़ेगा। काफी आनंद आता है आपको रसगुल्ला खाने से, रसगुल्ला खाने से बहुत प्रसन्नता मिलती है आपको। तो जो प्रसन्नता पहले रसगुल्ला खाने से मिली, वो 10वें 11वें पहुंचते पहुंचते उससे कम होती चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ती गई, मेरी प्रसन्नता भी बढ़नी चाहिए थी। हर रसगुल्ले के साथ मेरी हैप्पीनेस बढ़ जानी थी। पहला रसगुल्ला हैप्पीनेस, दूसरा और हैप्पीनेस, तीसरा अनंत हैप्पीनेस, चौथा और हैप्पीनेस, पांचवा, छठवा, बढ़ती जानी चाहिए थी मेरी हैप्पीनेस। पर ये क्या, बढ़ते रसगुल्ले के साथ मेरी हैप्पीनेस तो घट रही है। ये मुझे क्या हो गया है कि मेरी हैप्पीनेस बढ़ते रसगुल्ले के साथ क्यों घट रही है। और इसका लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इसका मतलब जब हमें कोई चीज से मन भर जाता है या हमें कोई चीज पर्याप्त मिल जाता है, तो वो वस्तु हमें अनुपयोगी लगने लगती है। वो वस्तु हमें अनुपयोगी लगने लगती है कि उसकी अब हमको जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो जो रसगुल्ला पहले मजा दे रहा था, इस लॉ के कारण से जब बढ़ता चला गया तो अभी रसगुल्ला सजा लगने लगी। दोस्त ने निवेदन किया कि ये 20वां रसगुल्ला है, ये तो खाना ही पड़ेगा आपको, मैं इतने प्यार से आपके लिए लाया हूं। और आपको बड़ी खुशी होती है रसगुल्ले से कि 20वां तो मुंह में डालना ही है आपको। कैसे खाया होगा आपने 20वां, वो तो मुझे नहीं पता, बट ये बात तो तय है कि बढ़ते रसगुल्ले से आपकी खुशी नहीं बढ़ी। यही चीज मूवीज के साथ होती है, जोक्स के साथ में होती है। जो हमें उदाहरण बताए जाते हैं कि हम जोक सुनते हैं पहली बार तो अच्छा लगता है, दूसरी तीसरी चौथी बार वही जोक में हम हंसते ही नहीं। जो हंसना है पहली बार में हंस लिया, पांचवी बार वही जोक सुनाएंगे तो ऐसे सीरियस बैठे हुए, अब ये जोक है। बार बार आप वही जोक बता रहे हो तो काफी सीरियस बैठ करके सुन रहे हैं और सुनाओगे। तो इस तरह से एक ही मूवी को 2 बार 4 बार 6 बार देख लिए, पर 7वीं बार देखने में उतना आनंद नहीं आता। कोई मूवी एक्सेप्शन हो सकती है कि जिसको आप बार बार देखते रहो, पर एक समय के बाद उससे भी आपका मन भर जाएगा। तो इसका मतलब जो चीज मुझे पर्याप्त मिल गई, वो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता मेरे जीवन में समाप्त हो जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं प्राप्ति में समाप्ति। प्राप्ति में समाप्ति। यही तो कारण है कि जब दो लोग कोर्टशिप पीरियड में रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम जाहिर कर रहे होते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावनाएं व्यक्त कर रहे होते हैं, तो तब एक दूसरे के प्रति उनके भाव, उनसे एक दूसरे से मिलने की भावना एक सेकंड भी अलग नहीं रह सकते, ऐसा ऐसी बातें करते थे। और फिर यही दो लोगों की शादी हो जाती है, तब क्या होता है, क्या वही सेम चीजें रह जाती है? क्यों नहीं रह जाती? जब वो चीज पहले थी तो वो बाद में भी रहनी चाहिए थी। हाँ, प्राप्ति में समाप्ति, प्राप्ति में समाप्ति। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हर किसी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट पसंद है। आपको रसगुल्ला पसंद है, पर आपको गुलाब जामुन पसंद,
पर आपको आइसक्रीम पसंद। तो मतलब हैप्पीनेस की परिभाषा भी बड़ी अजीब सी बन जाती है कि रसगुल्ला ही खुशी देगा ये जरूरी नहीं है, आइसक्रीम भी खुशी दे सकता है, पर आपको आइसक्रीम पसंद ही नहीं है, आपको रसगुल्ले में खुशी मिलती है, आपको आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब वस्तु के साथ व्यक्ति की प्राथमिकताएं भी बदल गई। और इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक पोता अपने दादाजी का साथ, उसके बड़ा फ्रेंडशिप थी। वैसे भी दादाजी और पोते में बड़ा अच्छा प्रेम और अच्छा संबंध होता है। तो पोते ने ऑफर किया, दादाजी एक रॉक कंसर्ट हो रहा है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आप भी चलोगे क्या? दादाजी बोले, देखो भाई, तुम्हारे रॉक कंसर्ट में मुझे क्या, मेरी उम्र में कहाँ मैं जीन्स वीन्स पहना के, मेरे से जूता उता पहना के वहां खड़ा करोगे, मुझे तो नहीं जाना। बोले, दादाजी आप मेरे फ्रेंड हो, जाना तो पड़ेगा। बोले, मैं क्या करूंगा, और तेरे दोस्त क्या बोलेंगे कि ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया? अरे उनको मैं संभाल लूंगा, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप चलो मेरे साथ। अब रॉक कंसर्ट में पहुंच गए दादाजी। अब सारे पोते लोग सब झूम रहे हैं, उसके पोते और उनके मित्र सब झूम रहे हैं, और दादाजी सबको देख रहे हैं। उनको बड़ा खुशी मिल रहा है रॉक कंसर्ट में, और ये दादाजी 2 घंटे कैसे निकालूं सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं, हो सकता है वो रॉक म्यूजिक नहीं, उतना शोर उनके लिए, वो रॉक म्यूजिक शोर शराबा लग रहा था उनको, ऐसे कान फोड़ू म्यूजिक बजा रहे हैं, ये भी कोई म्यूजिक है? हमारे समय का म्यूजिक होता था, कितने तरंगे होती थी, कितना अच्छा लगता था। दादाजी के मन में ये विचार चल रहा है। अब वापस तो आ गए। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही म्यूजिक एक को अनंत प्रसन्नता दे रहा है, और दूसरे को प्रसन्नता देने की बजाय उसके अंदर चिड़चिड़ापन ला रहा है। हो गया, कुछ दिन और बीते, दादाजी बोले, अब मेरा ऑफर है। हाँ, पड़ोस में भागवत हो रही है, आप मुझे रॉक कॉन्सर्ट में ले गए थे, अब मैं आपको भागवत में ले जाऊंगा, मेरा इनविटेशन अच्छा है, चलो मेरे साथ। पोता बोला, मैं क्या करूंगा वहां सुन करके, मुझे भगवान भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो अपने दोस्तों के साथ घूमने में, टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट आता है, कहाँ मुझे भागवत में ले जाओगे? बोले, नहीं, अपन दोस्त है ना, तो चलना तो पड़ेगा। अब भागवत में भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो अब दादाजी नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और ये पोता बैठे बैठे देख रहे हैं, बोले कहाँ फंस गए, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भी कोई कार्यक्रम है? कहाँ भगवान भगवान का नाम ले रहे हैं, मुझे 2 घंटे ये प्रवचन सुनवा दिए और ये नृत्य करवा दिए, दादाजी देखो कैसे झूम रहे हैं। अब सीन तीसरा है, जो दादाजी को पसंद है वो पोते को पसंद नहीं आ रहा है, वो उसको सजा लग रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हमने पहली बात कही कि हैप्पीनेस इज नॉट इन ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। उसका पहला कारण हमने ये कहा कि पहला कारण ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, प्राप्ति में समाप्ति। दूसरा कारण है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तीसरा बड़ा कारण है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट डिफर्स फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। मतलब यहां पर सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति में परिवर्तन नहीं, एक बड़ी कम्युनिटी को भी लेंगे आप तो उनमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे उदाहरण से समझने के लिए, एक जगह कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पर पूरे विश्व से लोग आए थे, साउथ इंडियंस भी थे, उत्तराखंड के लोग भी थे, महाराष्ट्रियंस भी थे, गुजराती भी थे, पंजाबीज भी थे, जापान से भी लोग आए थे, चाइना से भी लोग आए हुए थे। तो वहां पर अब चूंकि ये हो रहा था महाराष्ट्र में, तो वो लोग अंत में भोजन के अंदर श्रीखंड देने वाले थे। तो जितने भी गुजरातीज और महाराष्ट्रियंस थे, वो तो बड़े उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा श्रीखंड, और उसके लिए वेट कर रहे थे, उनके मुंह में उसके लिए पानी आ रहा था। पर बाकी लोगों को लिए मन में उतना इंटरेस्ट नहीं था कि ठीक है आ गया तो खा लिए, नहीं खाया तो ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ही श्रीखंड परसा गया,
गुजराती और महाराष्ट्रियन तो बड़े चाव से खाया, साउथ इंडियंस की मुंह बन गए, बोले खट्टा खट्टा क्या है, ऐसा तो अपने को अच्छा नहीं लगता, और कई लोगों ने उसको अलग कर दिया। मतलब एक पूरी कम्युनिटी ने ही उस वस्तु को नकार दिया, और एक पूरी कम्युनिटी उसे खाने के लिए लालयित हो रही है, उत्साह दिखा रही है। तो यहाँ पर ये एविडेंट हो गया कि हैप्पीनेस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सेकंड, इट इज सब्जेक्टिव, मींस व्यक्ति से व्यक्ति ये डिफरेंट होता है। तीसरा, इट वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। यहां तक की चीजें समझ में आ रही? तो हेंस वी वुड लाइक टू से दैट हैप्पीनेस इज नॉट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। तो हमारा ये भ्रम टूटना चाहिए, जो हम ये मान बैठे हैं कि जब मेरे पास सब कुछ आ जाएगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, ये भ्रम टूटना चाहिए। और अब हमको ये जानना है कि वास्तविकता में हैप्पीनेस है क्या। हाउ डू आई डिफाइन व्हाट इज हैप्पीनेस? अगर मुझे वास्तविकता में हैप्पीनेस की परिभाषा मिल गई, तब तो मुझे खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तो मैं इस बात से क्यों परेशान हूंगा कि आज मैं एक सरल सी कार में घूम रहा हूँ या एक बहुत ही हाई एंड की कार में घूम रहा हूँ, उसे क्या फर्क पड़ जाएगा। आज ही मैंने एक आर्टिकल देखा, उसमें लिखा हुआ था कि 1000 रुपए का बैग खरीदने से अच्छा है 50 रुपए का बैग खरीदो और 950 रुपए उसमें रखो। ये वैल्यू ऑफ मनी होगी कि 1000 रुपए का बैग खरीद के दिखाने से बेहतर है कि 50 रुपए का बैग खरीद के 950 रुपए उसमें लेके घूम, और किसी और जरूरत की चीज पे, बेहतर चीज पर उसका उपयोग करो। अब ये वंस अगेन, जिनके पास है तो वो तो स्पेंड करना ही चाहेंगे, क्या करेंगे रख के भी क्या काम आएगा। सबने तो देख लिया, अलेक्जेंडर बेचारा भी देख लिया, बोले कुछ नहीं ले जा पाया मैं। अलेक्जेंडर ने कहा था कि जब मुझे मेरी मृत्यु की यात्रा निकाली जाएगी तो मेरे हाथ में पर्याप्त सोना चांदी धन सब रख देना, मेरे पूरे शरीर को सजा देना सोना चांदी और पैसे से, ताकि दुनिया को भी पता चल सके कि अलेक्जेंडर जैसा महान व्यक्ति भी जाते जाते कुछ नहीं ले जा पाया। उसने बोला मेरे को ऐसा सजाना। अब एक तरफ ये सारे ऑब्जेक्ट्स की बातें हो गई, अब कुछ लोगों की जीवन शैली से जुड़ी हुई चीजें हो जाए, जिसे भी हम कई बार हैप्पीनेस मानने की गलती कर बैठते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पर है, क्या हैप्पीनेस कंसंट्रेशन में है? जैसे मान लीजिए पहले के लोगों को किताबें पढ़ना पसंद था या नॉवल पढ़ना पसंद था, तो वो एक बार नॉवल पढ़ने बैठ गए तो फिर खाने पीने की सुध भी भूल जाते थे। जब जब तक खाना पूरा नॉवल पूरी नहीं होगी, खाने पीने का कोई सुध ही नहीं हो, बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। पर जितनी देर नॉवल पढ़ रहे हैं उस समय तो उनको बड़ा मजा आ रहा है, सो कॉल्ड हैप्पीनेस है। पर जब 12 घंटे बाद वो उपन्यास या नॉवल खत्म होती है, उसके बाद उठते हैं तो न टाइम से खाना खाया है, न टाइम से कुछ चीजें खाई है, तो अब उनका बॉडी उनको थोड़ा सा लेथार्जिक सा, डल सा, और भूख लगने लगती है, और फिर वो अननेसेसरी कुछ भी खा लेते हैं। अब रात हो गई, अब रात में कौन खाना देगा, मम्मी तो सो गई हैं। रात को 2 बजे मेरी नॉवल खत्म हो गई तो मेरे कौन खाना देने वाला है। तो अब 2 बजे तो मुझे मैगी ही दिखाई देगी, 2 बजे तो मुझे कॉफी बिस्किट और मिक्सचर ही दिखाई देंगे। अब उसको खाने के बाद रात को 2 बजे मैं खा लूंगा तो मेरा शरीर स्वस्थ तो नहीं रहने वाला, ये तो तय है। क्योंकि भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। आप नहीं भी चाहोगे तो आपको सोने की जरूरत है, क्योंकि आप चार्जिंग होती है आपकी बॉडी की, हर रात आपकी चार्जिंग होती है और दिन में आपको एक्टिविटी करना है। इस प्रकृति के सिद्धांत को मनुष्य इसलिए तोड़ पा रहा है क्योंकि विज्ञान आ चुका है, विज्ञान ने दिन और रात में कोई अंतर नहीं रखा है, इसलिए प्रकृति के इस नियम को हम तोड़ पा रहे हैं और उसकी सजा भी पा रहे हैं। मुंबई सो कॉल्ड नाइट लाइफ, दिन में लोग वहां सोते हैं, रात में वहां जीते हैं। बट बीमारियां, ड्रग कल्चर, गन कल्चर भी इसलिए वहां पर बहुत है। आज की डेट में नॉवेल्स का स्थान जो है वो सीरीज ने ले लिया। जितने भी
सीरीज आप देखते हैं, आप एक सीरीज देखने बैठ गए तो उत्साह देखते रहते हैं आगे क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फिफ्थ एपिसोड, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, लगातार आप देखते रहते हैं। और ये चीज आपको बड़ा एंटरटेनमेंट सा फील कराती है, पर जब आप उसे देख करके बैठते हैं तब आपकी आंखें थकी हुई रहती हैं और आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि खाने की कोई सुध-बुध नहीं रहती। उस समय तो आप पूरी तरह से खोए रहते हैं, क्योंकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। उधर मम्मी आवाज भी दे रही है, बेटा आजा खाना खा ले, बेटा आजा खाना खा ले, तो सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम तो पूरे कंसंट्रेशन से उस मूवी को देखने में लगे हुए हैं। पर बाद में थके हुए हैं, स्ट्रेन्ड फील कर रहे हैं, और कभी-कभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आस-पास। ऐसा भी होता है घंटों ऐसा होने के बाद। यही चीज़ इंटेलेक्चुअल्स में देखा गया है कि वो जब ऑफिस में घंटों काम करते हैं, तो घंटों काम करने के बाद वो बाहर निकलते हैं तो वो बीच-बीच में या हर थोड़ा-सा वर्क के बीच में वो लोग कॉफ़ी पीना चाहते हैं, वो स्मोक करना चाहते हैं, और कई लोग तो ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज़ ज़्यादा देर कंसंट्रेशन करने के बाद जब व्यक्ति उठता है, तो उसका मन थका हुआ रहता है, और उस थके हुए मन को उनको डोपामाइन देने की ज़रूरत होती है, और यही कारण है वो डोपामाइन तलाश करते हैं, कॉर्टिसोल तलाश करते हैं, कॉफ़ी में वो तलाश करते हैं, अन्य नशे की चीज़ों में। तो इससे ये भी समझ में आ जाता है कि कंसंट्रेशन इज़ नॉट हैप्पीनेस। कुछ देर के लिए अच्छा लग सकता है, दोस्तों के साथ मूवी जाके बैठे हैं, तो वो 3 घंटा बड़ा मज़ा आ रहा है, उनके साथ पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उनके साथ बाहर निकल कर के किसी फूड कोर्ट में जाकर के चीज़ें खा रहे हैं। घर आने के बाद उतना अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति अपने एनिवर्सरी की पार्टी रखा है, उस रात में पार्टी रखा है, 9-10 बजे लोग आना शुरू करते हैं। जो आजकल तो जो आने वाला है वो भी सोचता है अरे रात में कैसे, कई लोग तो एन्जॉय करते हैं। एन्जॉयमेंट की एज 35 तक है। 35 के बाद आदमी को सज़ा लगने लगती है, ऐसा सब जाना। 35 तक तो वो बड़ा मज़ा लेता है, बोले हाँ, लाइफ में मज़ा आ रहा है। आज यहाँ पार्टी में जाना है, आज वहाँ पार्टी में जाना है, आज यहाँ जाना है। अब 35 के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छे-अच्छे लोगों की लाइफ चेंज देखे होते हुए देखी हमने। एक मेंबर थे जो आईएएससी कर रहे थे, पूना में थे वो, तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। जहाँ 5 दिन काम किया जाता था और हफ्ते में 2 दिन उनका रात जो है वो पब या ऐसे कल्चर में ही डूबती थी। पर एक समय के बाद उनको रियलाइज़ हुआ अपने मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ़ को किस दिशा में ले जा रही हूँ? ये रात मेरी रोज़ नशे में गुज़रती है, सुबह उठती हूँ, थकी हुई रहती हूँ, और फिर 5 दिन ऐसा थके-थके निकलते हैं कि बता नहीं सकते। धीरे-धीरे उनका उसके प्रति मोह भंग हुआ, और मोह भंग होने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा चाहिए, और उस अच्छा चाहिए की यात्रा में उन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया, और उसके बाद उन सारी चीज़ों से वो बाहर आ पाए। तो यात्राएँ लाइफ में व्यक्ति सब कुछ गलतियाँ करने के बाद रियलाइज़ करता है कि नहीं, अब मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। ये चीज़ मुझे मज़ा नहीं दे रही है। मैं जो सोचती थी कि रोज़ रात में पब में हम बैठेंगे तो कितना आनंद आएगा, शराब पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा होगा। पर एक लेवल के बाद वो आना बंद हो जाता है, मज़ा नहीं आता उसमें। इसलिए जो व्यक्ति एनिवर्सरी पार्टी दे रहा है, वो 11-12 बजे तक मुस्कुराते-मुस्कुराते सबको ग्रीट करते-करते वेट कर रहा है। 12-1 बजे बेचारा खाना खाने की उसकी इच्छा भी नहीं होती। जैसे-तैसे जो खाना है तो खा लिया, नहीं तो अधिकतर टाइम अगर बहुत लेट हो गया है तो वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाता, और वापस आते हैं तो थके-थके रहते हैं, ना एक-दूसरे से अच्छे से बात कर पाते हैं, सो जाते हैं। हो गई एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी मीन्स हैप्पीनेस। तो क्या आपको हैप्पीनेस मिली? आपने पार्टी दिया था तो, बल्कि आप तो और थके-हारे परेशान होकर के आए। तो इसका तो यही अर्थ हुआ कि आपने जिस खुशी की तलाश में ये सब चीजें की, वो तो आपको मिली नहीं, बल्कि आप और परेशान होकर के वापस लौटे। अगले दिन सुबह उठ रहे हैं, अरे बाप रे, खड़े-खड़े कमर दर्द हो गई मेरी तो, मुस्कुराते-मुस्कुराते मुँह दुख रहा है। ऐसा पता नहीं, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा उसको एक्ज़ैगरेट कर रहा हूँगा, बट एक समय के बाद ये फ़ील होने लगा। बट फिर भी क्योंकि भेड़-चाल है, दुनिया कर रही है तो हमें भी करना है। दिखावा शो ऑफ बहुत बढ़ गया है। भेड़-चाल है, दुनिया कर रही है। तो आप किसी और की पार्टी में जा रहे हो, सामने वाला लगता है उसने बुलाया तो हमें भी हमें भी बुलाना चाहिए। बस बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि हम दुनिया पूरी भेड़-चाल में चल रही है।
तो मुझे लगता है भेड़ चाल दिखाना तो योगा में दिखाओ। बोले वो योगा में जा रहा है मैं भी योगा करूंगी, वो योगा कर रहा है मैं भी योगा करूँ, इसमें दिखाओ ना, अच्छी चीजों में भेड़ चाल दिखाओ। ऐसा होता है आजकल, ये भी फैशन के बीच में लॉकडाउन तो सब साइकिलिंग फैशन में था, तो हमको भी साइकिल चाहिए। यस, हमारे घर पे भी सब ऐसे होते हैं। तो ये भेड़ चाल। तो अभी तक की यात्रा में हमने ये देखा कि हम अपने लिए प्रसन्नता तलाश बाहर कर रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं सब कुछ। हम जहाँ रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहां पर खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, वहां बड़े बड़े मॉल्स हैं, हमारे घरों में बड़ी बड़ी टीवी लगी हुई है, हमारे घर में सब सुविधाएं हैं जो जरूरी होनी चाहिए। बट आज भी हमें आनंद प्रकृति में आता है। प्रकृति के समीप एक पेड़ के किनारे एक गार्डन में खड़े होकर के आहा क्या अच्छा लगता है। एक नदी किनारे एक सागर किनारे बैठ करके उस समुद्र को निहारना, उस सूर्य उदय या सूर्य अस्त को देखने में बड़ा आनंद आता है। तो सब कुछ होने के बाद भी आपको आनंद प्रकृति में ही आता है। क्या इस बात को हम स्वीकार करेंगे? यस। इसलिए तो आप समय समय पर ब्रेक लेकर हिल स्टेशन या किसी भी अच्छी जगह घूमने जाते हो और वहां पर टाइम स्पेंड करते हो प्रकृति के साथ। तो अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही है? इतना तो समझ में आ गया कि हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट में नहीं है, इतना भी समझ में आ गया कि हैप्पीनेस कंसंट्रेशन में भी नहीं है, इतना भी समझ में आ गया कि ये जो प्रसन्नता मनाने के लिए हम लोग जो भेड़ चाल वाले काम करते हैं उसमें भी हैप्पीनेस नहीं है। तो हैप्पीनेस कहीं नहीं है तो कहीं तो होगी, कहाँ छुप के बैठे हो आप? हैप्पीनेस वेयर आर यू, वेयर आई कैन फाइंड यू। पर उससे जानने से पहले हम एक छोटी सी घटना को जानते हैं। एक बूढ़ी महिला थी, वो एक लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी, तो वहां से यंग बच्चों का एक समूह निकला, और जो यंग बच्चों का समूह था उन्होंने उस बूढ़ी महिला को देख करके उनसे पूछा कि माता जी आपको कुछ मदद की जरूरत है, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ खोज रही हैं। बोले हाँ बेटा, मैं गरीब बुढ़िया सिलाई बुनाई करके अपना घर चलाती हूँ, अब मेरी सुई जो है वो खो गई है, अब मैं बिना सुई के कैसे अपना काम करूंगी बेटा। तो बोले माता जी हम लोग आपकी मदद करते हैं, ढूंढते हैं। तो ढूंढने लगे सब, 5 7 8 मिनट हो गया, किसी को कहीं मिली नहीं। फिर एक व्यक्ति उसमें से बुद्धिमान था, ये जैसा था, उसने पूछ बैठा कि माता जी आपकी कहाँ खोई थी, दिखाइए तो, वो जगह तो दिखाइए। तो बुढ़िया उसको अपने साथ में ले गई और पास में उसकी झोपड़ी थी जिसमें अंधेरा था। बोली यहाँ पर खोई थी बेटा। तो उसने अपने हाथ उसने माथे पर रखा, बोले ये तो बहुत गजब का हम लोग इंटेलिजेंट लोग निकले। हम लोग सब बाहर ढूंढ रहे हैं और अम्मा जी की तो सुई खोई अंदर है, और ये हम लोग को बाहर ढूंढवा रही हैं। अरे हम तो बड़े बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग निकले यहाँ पर। तो फिर उन्होंने अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी जब आपकी सुई यहाँ खोई है, यहाँ पर है, तो आप मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो आप? बोले कहा करो बेटा, मेरे ये घर में लाइट नहीं है ना, बाहर में लाइट है तो मैं वहीं ढूंढ रही थी, जहाँ लाइट होगी वहीं तो ढूंढूंगी, अब अंधेरे में कहाँ दिखेगा मेरे को। ये सुन करके आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, हास्यपद लग रहा होगा कि ये बूढ़ी महिला कैसे कर रही है, ये इसका बर्ताव ही गलत है। तो हम मनुष्य भी तो यही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वयं के भीतर अंधेरा है, तो अंदर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, और बाहर सब कुछ जगमग है, आकर्षण करने वाले सारी चीजें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े फंक्शंस हैं। तो हम वहां जाकर के अपनी हैप्पीनेस खोज रहे हैं। पर एक दिन जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ जो पब में जाकर के अपनी हैप्पीनेस खोज रहा था, पर एक दिन उसमें से एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने पूछ बैठा कि अम्मा जी कहाँ खोई है, और तब वो लेके जाती है, बताती है यहाँ खोई है। तो हम मनुष्य के साथ भी यही चीज हो रही है। हमको लग रहा है क्योंकि बाहर उजियारा है, बाहर सब कुछ है, तो हम वहीं पर अपनी खुशी को देख रहे हैं।
पर वास्तविकता में तो जो चीज घर के अंदर है वो बाहर कैसे मिल सकती है, और इसलिए हम इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमें वो प्रसन्नता नहीं मिलती है, और बस हम बाहरी दुनिया की भेड़ चाल में लगे रहते हैं। उसने नई गाड़ी खरीदी तो मैं उससे बेहतर गाड़ी खरीदूं, उसने नया नेकलेस या चेन खरीदा और पार्टी में पहन के आया तो अगली बार मैं भी उससे ज्यादा बेहतर पहन के जाऊंगा। वो ऐसे ऐसे करके करेगी तो मैं भी ऐसे ऐसे करके क्या दिखेगा, कैसे कैसे ध्यान कैसे जाएगा? हाउ आई डू क्रिएट अटेंशन? किसी आई एम वेयरिंग अ न्यू वन। कहाँ गई है हैप्पीनेस? अधिकतर कई बार देखा जाता है कि एक माँ थी, वो सो के उठी, तो वो सो के जैसे ही उठी वो अपने छोटे बच्चे को ढूंढने लगी, सब जगह जा रही है, कहाँ है मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, कहाँ है मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। तो वहां से फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति निकला। आप सभी बुद्धिमान हैं। आपने बोला क्या हुआ? बोले मेरा बच्चा नहीं मिला। बोले बगल में तो लेके घूम रही हो आप, हाथ में ऐसे साइड में तो दबा के रखा हुआ आपने अपने बच्चे को, बेचारा सोया हुआ है, और आप ढूंढ रहे हो पूरे घर भर में, कहाँ है, मिल नहीं रहा है। तो हमारे पास है, वो ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसा चश्मा पहनने वालों के साथ बहुत होता है। ये यहाँ सर में लगा के चश्मा लगा के यहाँ घूमते लगा के हैं। घूमते रहते हैं, चश्मा नहीं मिल रहा है मेरा, चश्मा नहीं मिल रहा है मेरा। क्या हम ऐसे तो नहीं, मनुष्य तो नहीं बन बैठे हैं, जो बगल में बच्चे को रख करके सिर पे चश्मे को पहन करके ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अब हमें जरूरत है वास्तविकता में प्रसन्नता क्या है ये जानने की। पर अभी भी मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, अभी भी मैं कुछ और बताऊंगा आपको। प्रसन्नता के बारे में बताने के लिए सब 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं, आप तो बता ही दो कि क्या है प्रसन्नता। एक क्रिकेट मैच चल रहा था। क्रिकेट मैच में रन आउट हो गया, तो खिलाड़ियों ने अपील की, आउट आउट आउट। तो अंपायर ने ऐसे अपने हाथ को ऐसे घुमा दिया, मतलब थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर दिया। थर्ड अंपायर ने पूरे घटनाक्रम को फिर से देखा स्लो मोशन में। जब स्लो मोशन में देखा तो उनको समझ में आया कि खिलाड़ी क्रीज के अंदर था या बाहर था, आउट है या नहीं है। राइट? कब समझ में आया उनको? जब आउट हुआ तो ग्राउंड में बैठा हुआ अंपायर तो डिसीजन लेने से मना कर दिया, बोला सही गलत कुछ भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि आउट ही है, और मैं इस बात का भी कंफर्म नहीं हूं कि आउट नहीं है। तो उन्होंने इशारा किया थर्ड एम्पायर की तरफ। थर्ड एम्पायर ने टीवी में स्लो मोशन में चीजों को देखा, तब उनको समझ में आया कि वास्तविक घटनाक्रम आउट है या नहीं है, और फिर जो भी डिसीजन था उन्होंने उसको बता दिया। तो इसका मतलब हमें सच्चाई को जानने के लिए स्लो डाउन होना पड़ता है। सच्चाई को जानने के लिए स्लो डाउन होना पड़ता है, और जब हम स्लो डाउन होते हैं तभी हमें वास्तविकता दिखाई देती है। एक समर सॉल्ट हो रहा था, समर सॉल्ट ओलंपिक्स में हो रहा था। जिम्नास्टिक का एक गेम है जिसमें एक पोल लेकर के वो लोग जंप करते हैं और एक पर्टिकुलर हाइट को क्रॉस करके दूसरे साइड गिरते हैं। 3 अलग अलग गर्ल्स ने परफॉर्मेंस दी, पर जजेस ने तीनों को अलग अलग मार्क्स दिए। पहली गर्ल जिसने परफॉर्म किया उसको मिला 4.6, दूसरी गर्ल जिसने परफॉर्म किया उसको मिला 9.6, और तीसरी गर्ल को मिला 6.3। तो बट ऑब्वियस है, लोग बोलेंगे कि ऐसी पार्शलिटी क्यों, तीनों ने तो एक जैसा किया, तीनों ने उतना ही हाइट कवर किया और मिस्टेक्स भी नहीं हुई, तो फिर मार्किंग में अंतर क्यों है? तो मार्किंग में अंतर इसलिए थी कि द फर्स्ट गर्ल वाज वेरी एंशियस व्हाइल शी वाज रनिंग। हवा में थी तो शी वाज वेरी एंशियस, तो the way when she landed, that was not that smooth, the landing was not smooth. She crossed that pole but landing was not that smooth. Fine. दूसरी गर्ल ने भी एंशियस थी, उसने भी उसको कवर किया,
पर लैंडिंग करने के बाद उसके चेहरे पे एक अजीब सा ऊपर में उसके भाव में एक डर था। अब वो परफॉर्मेंस का डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट तीसरी जो गर्ल थी जिसको 9.6 मिला, वो जब चली तो मुस्कुराते हुए निकली, हवा में थी तो भी मुस्कुरा रही थी, जब नीचे लैंड की तो स्मूथली तब भी मुस्कुरा रही थी, और उसके बाद जब निकली तो भी मुस्कुरा रही थी। तो मतलब उसने अपने कर्म के हर स्तर पर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स होकर के परफॉर्म किया। बाकी दोनों ने परफॉर्म किया बट वो लोग रिलैक्स नहीं थे, राइट। पर इसने परफॉर्मेंस किया और इसको ज्यादा नंबर भी इसलिए मिले क्योंकि वो रिलैक्स थे। तो चूंकि स्माइलिंग और बैलेंस परफॉर्मेंस था इसलिए इनको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिला। वैसे ही हमारी लाइफ में हम लोगों का हर चीज में जुड़ा हुआ परफॉर्मेंस है। जब हम कोई कर्म को करते हैं तो लोग इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि हमने अपने कर्म को कैसे किया, बहुत इरिटेट होके किया, बहुत रिलैक्स होके मुस्कुराते हुए किया, या फिर जस्ट काम खत्म करना था तो कर दिया। तो ये जो भाव है, स्लोइंग डाउन से हमें सब कुछ सच पता चल जाता है। जब जब मनुष्य स्लो हुआ है, इसलिए खाना खाने स्लो कहा गया। मौन का मतलब ही है स्लोइंग डाउन, यू आर नॉट टॉकिंग। सो व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग, कुछ देर के लिए चीजें कम हो जाएगी, बट बाहर मौन रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार मनुष्य अपने अंदर में बहुत सारी बातें कर रहा होता है, अनगिनत टॉक्स कर रहा होता है। तो मौन का मतलब सिर्फ दूसरों से बोलना नहीं है, दूसरों से बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन का वास्तविक मतलब ये है कि अपने आप से भी बात नहीं करनी, जो सबसे मुश्किल है। तो हैप्पीनेस की परिभाषा है अकॉर्डिंग टू यू, हैप्पीनेस इज इक्वल टू happiness is equal to silencing of the mind. Happiness is equal to silencing of the mind. इसलिए जब जब मैं योग करता हूँ और मेरा मन शांत हो जाता है, तब तब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो मेरी प्रसन्नता और कुछ नहीं, मन की शांति। हैप्पीनेस की परिभाषा क्या है? मन की शांति। इसलिए जो वस्तु हमें मन की शांति देता है, हम उसे ही हैप्पीनेस मान लेते हैं। यही कारण है कि किसी को कॉफी पीने से मन को स्ट्रेस फ्री लगता है तो वो कॉफी में ही अपनी हैप्पीनेस मान लेता है। कई लोग मेरे पास आते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि सर आप मेरा सब कुछ छुड़वा दीजिए, पर मैं चाय नहीं छोड़ सकती। चाय तो मैं पीऊंगी, दिन में सुबह शाम करके 3-4 भी पी सकती हूँ, चाय नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि चाय से ही तो मैं चल रही हूँ। ये चाय भी नहीं रहा मेरे जीवन में तो मेरे जीवन में बच क्या जाएगा? मैं तो अधूरी बन जाऊंगी, कुछ भी नहीं बचेगा मेरे लिए। अश्वत्थामा को जानते हैं आप? अश्वत्थामा वाज सन ऑफ द्रोणाचार्य। तो उनकी मित्रता हुई दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने उनको इनवाइट किया, आओ राजमहल चले। साथ पढ़े, साथ में रहे। तो राजमहल में दुर्योधन ने दूध मंगवाया और अश्वत्थामा को ऑफर किया, प्लीज हैव अ ड्रिंक, पीजिए। तो जैसे ही उसने पिया, उसने उठा के फेंक दिया उसको। बोले कि आप लोग, मैं गरीब हूं तो आप लोग मुझे बुद्धू समझते हैं, आप मुझे दूध पिला रहे हैं, ये दूध नहीं है। मुझे बुद्धू मत समझिए, मैं बचपन से दूध पीता हूँ, ये दूध नहीं है। बहुत क्रोध में वहां से चला गया। तो दुर्योधन बोला, भाई मैं तो दूध ही दिया था। अपने स्टाफ को बुला के पूछा, भाई दूध ही दिए थे ना? बोले हाँ दूध है सर। अच्छा सर, गाय भैंस का दूध सब था सर, अच्छा दूध दिलाया है सर हमने, ऐसा नहीं। तो वो क्यों नाराज हो गए? बोले नहीं सर, पता नहीं नाराज हो गए हो तो अब अश्वत्थामा घर पहुंचा तो उसको अपनी माँ को बताया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो माँ फिर बोली, आज तो सच बताना पड़ेगा। क्या था, गुरुकुल में पढ़ने वाले सारे राजा महाराजाओं के पुत्र हुआ करते थे, तो जितना भी दूध वूध होता था वो सब वो लोग पी जाते थे, तो दूध बचता नहीं था। तो अश्वत्थामा की माँ अर्थात गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी क्या करती थी, आटे के घोल को बना करके
गर्म करके उसी को वो दूध बोल करके अश्वत्थामा को पिला देती थी। तो बेचारा सालों से, बचपन से लेकर कई सालों तक वो आटे के घोल को ही दूध समझ के पी रहा था, बहुत आनंद में। और जिस दिन उसको वास्तविक दूध मिला तो उसने उसको नकार दिया, बोले तो दूध है ही नहीं। क्यों? आज तक उसने कुछ और चीज को दूध समझ करके पिया है, तो जब वास्तविक उसे दूध मिला तो वो उसको नकार गया। यही मनुष्यों के साथ है। आज तक हम अपनी प्रसन्नताएं ऑब्जेक्ट्स में ढूंढ रहे हैं, तो अचानक पता चलता है, अभी थोड़ी देर पहले पता चला मुझे कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू साइलेंसिंग ऑफ माइंड। तो मैं स्वीकार कैसे करूँ? हो सकता है मैं स्वीकार ही ना कर पाऊँ। मेरे लिए साइलेंसिंग ऑफ माइंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीजें जो मैं आज तक जिन्हें दूध समझ रहा था। आप समुद्र के पास जाते हो, समुद्र में इतनी लहरें हैं, इतना शोर है, फिर भी वहां जाने के बाद, उसको देखने के बाद आपका मन शांत हो जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आया। शोर भी है, हलचल भी है, लहरें जो हैं वो इधर से उधर जा भी रही हैं, फिर भी मेरा मन शांत हो जा रहा है। तो ये तो तय हुआ कि प्रकृति के समीप मनुष्य का मन शांत हो जाता है, और प्रकृति के समीप जाने से अगर हमारा मन शांत हो जाता है तो वही प्रसन्नता है। योग करने से अगर हमारा मन शांत हो जाता है तो वही प्रसन्नता है। वही है पांचवा कोश जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं कहा था। वही है पांचवा कोश, हैप्पीनेस, आनंद। जब मैं शांत हूं तो मैं आनंद में हूं, और मैं कितने आनंद में रह सकता हूं ये लिमिटलेस है। तो याद करिए जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई थी 5 लेयर्स वाली, उसमें सबसे अंदर में क्या था? आनंदमय कोश। पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम पीछे जा रहे थे वो बढ़ता जा रहा था। तो आनंद अनंत है। जितने ज्यादा हम साइलेंट रह पाते हैं उतना ज्यादा हम आनंद की अनुभूति करते हैं। तो योग हमें वही आनंद की अनुभूति कराता है। यही क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है। तो योग हमें प्रतिदिन वो आनंद देता है, और इसलिए हम बार 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 योग करते हैं। और योग में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स काम नहीं करता है। अगर कर रहा होता तो 15 सूर्य नमस्कार करने के बाद, या मैं 28 साल से अगर सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, तो अब तो सूर्य नमस्कार का नाम सुनने से भी मेरे को बड़ा अजीब सा लगना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए सूर्य नमस्कार, हटा दो मेरे जीवन से सूर्य नमस्कार को। बल्कि मुझे आज भी सूर्य नमस्कार करने में उतना ही आनंद आता है, बल्कि और मजा आता है, क्योंकि मैंने उसमें और नई नई चीजें, फ्लेवर अनुभव कर लिए। तो मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इज नॉट वर्किंग ऑन योगा प्रैक्टिस। एवरी टाइम आई प्रैक्टिस आई वांट टू प्रैक्टिस मोर। एवरी टाइम आई प्रैक्टिस पश्चिमोत्तानासना आई वांट नेक्स्ट टाइम आई शुड परफॉर्म मोर बेटर देन दिस। तो हर बार मेरी ललक क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो मेरी खुशी प्राप्त करने की मेरी इच्छा बढ़ती जा रही है। इसलिए योग बाकी सारे संसाधनों से फिर ऊपर उठ जाता है, और हमें जब आनंद की अनुभूति होती है तो हम दूसरों को भी आनंद ही बांटते हैं। एक शांत व्यक्ति दूसरों को ही शांत रहना सिखाएगा। बुद्ध ने लोगों को शांत रहना ही सिखाया। पर चलो डांस करो, आई हैव कम, स्टार्ट डांसिंग। उन्होंने वही सिखाया। उनको शांत रहना आता था तो उन्होंने शांत रहना सिखाया। तो आज अगर आप मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दे सकते हो तो वो यह बता करके कि वास्तविकता में प्रसन्नता है क्या, और उस प्रसन्नता को का मूल अगर आपने जान लिया है तो बस अब योग करके उस प्रसन्नता को प्राप्त करना शुरू करिए, और अपनी अनंत यात्रा में आगे बढ़िए, जहां पर आपको प्रतिदिन वो आनंद आनंद की अनुभूति हो सके। चाहे आप जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे आप एक मिड एज में क्यों ना हो, चाहे आप एक ओल्ड एज में क्यों ना हो, चाहे आप उम्र के किसी पड़ाव में हो, योग करके अपने भीतर उस आनंद को जागृत करें। यही है बेसिस ऑफ योगा।
थैंक यू। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ।